इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बताऊंगा। उनके समय में जो प्रमुख जो राजा रहे उनके बारे में बताऊंगा। उनके राजाओं के टाइम पे जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपका फंडा इसमें फंडा मतलब फंडामेंटल्स, फंडामेंट बोल देते हैं, फंडामेंट मूल जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वंश इस समय तक रहा है, ये वंश इस समय तक रहा है, ये वंश इस समय तक रहा है। अगर ये आपको पता है इस वंश का ये राजा, इस वंश का ये राजा, इस वंश का ये राजा, तो काफ़ी जानकारी हो जाती है। क्योंकि पूरी जानकारी नहीं होती लोगों को, तो आप जो मेन चीज़ें जो मुख्य लाइन्स हैं वो बहुत जरूरी है याद रखना। पहला इसमें बात करते हैं दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। तो इसका मतलब दक्षिण भारत में जो पल्लव पैदा हुए कब हुए? जब सातवाहन का डाउनफॉल हो गया, तो सातवाहन पतन की तरफ चले गए। दूसरी बार में क्या लिखा है? शिव स्कंद बर्मन। शिव स्कंद बर्मन को याद रखना, ये पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। शिव स्कंद बर्मन। पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया। कांची मैंने देखी है, कांचीपुरम अभी इसका वर्तमान नाम है। कांची तमिलनाडु में पड़ती है। आप चेन्नई से जाओगे, चेन्नई से 150 किलोमीटर के आसपास, 150 नहीं 100 किलोमीटर होगी। तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी रहा है, ये आपको याद रखना है। इस काल के प्रमुख शासक रहे सिंह वर्मा। पल्लवों के जो शासक है वो है सिंह वर्मा, पहला शासक। फिर उसके बाद शिव स्कंद बर्मन प्रथम, इसका मतलब शिव स्कंद बर्मन भी 2 होंगे या 3 होंगे, जो भी होंगे। वीरपुरुष भी रहा है, शांत वर्मा द्वितीय रहा है, कुमार विष्णु प्रथम रहा है, सिंह वर्मा द्वितीय रहा है, और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बारे में कभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि विष्णुगुप्त एक प्रसिद्ध राजा रहा है। विष्णुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गया था। विष्णुगुप्त को हराया था, पल्लवों के किस राजा को हराया था? समुद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त को हराया था, ये आपको याद रखना है। जिसके बाद क्या है कि पल्लव कमजोर पड़ जाते हैं। सिंह वर्मा द्वितीय के पुत्र सिंह विष्णु ने 575 में चोलों की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। तो आपको यह भी नाम सुना होगा कई बार कि जो सिंह वर्मा का द्वितीय का जो बेटा था सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में 575 एडी में चोलों को हराकर, चोलों की सत्ता को कुचलकर अपना राज दोबारा से स्थापित किया। सिंह विष्णु का भी नाम आपको 575 में याद रखना है। 670 की बात 670 एडी, इसमें क्या हुआ है? परमेश्वर वर्मा जो प्रथम गद्दी पर, इसके बाद क्या होता है? परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी बैठता है। उसने चालुक्य राजा को, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसको आगे बढ़ने से रोका था। मतलब लड़ाई हुई थी और कंट्रोल कर, जीता नहीं, रोक दिया था। विक्रमादित्य को रोका था। उसका वो किसका राजा था? चालुक्य का। विक्रमादित्य, ये पूछा गया, विक्रमादित्य फेमस राजा रहा चालुक्यों का, वो चालुक्यों का राजा रहा है, और परमेश्वर वर्मा पल्लवों का राजा रहा है। इनमें आपस में लड़ाई हुई है। 695 ईस्वी में परमेश्वर वर्मा प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और एक शांति प्रिय शासक नरसिंह वर्मा, ये तो सीधी सी बात, शांति प्रिय शासक मतलब जिसके समय पे ज्यादा लड़ाई दंगे नहीं हो, जो लड़ाई से दूर रहा हो, जो अपनी बोलते ना अपने राजकाल में शांति स्थापित करने में सफल रहा हो, उसी को शांति प्रिय शासक बोलते हैं। शांति अच्छी लगती हो तो उसने क्या किया? शांति प्रिय शासक आ जाता है। और उसका जो उत्तराधिकारी, मतलब शांति प्रिय शासक परमेश्वर वर्मा का उत्तराधिकारी था, और राजा बन जाता। राजा बनने के बाद उसने वहां पे शांति से अपना शासन किया है, और ज्यादा आप कह सकते हो नरसंहार वाली घटनाएं नहीं हुई उस समय। उसे कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाने के लिए जाना जाता है। तो कैलाश मंदिर कांची का किसने बनवाया था? ये आपको याद रखना, ये बनवाया है नरसिंह वर्मा द्वितीय ने। नरसिंह बर्मन, ये बर्मा है ना, ये बर्मन भी बोलते हैं। नरसिंह बर्मन द्वितीय ने ये जो कैलाश मंदिर है वो कांची में है, बहुत बड़ा मंदिर है, वो बनवाया। 722 ईस्वी में अपने बड़े बेटे की अचानक मृत्यु से दुखी में उसकी, मतलब उसका जब लड़का खड़ा खत्म हो गया तो उसके दुख में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 722 ईस्वी, याद रखना। 722 ईस्वी में उसका छोटा बेटा परमेश्वर वर्मा, परमेश्वर बर्मन भी लिखा है कहीं, परमेश्वर वर्मा, तो परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा है 722 में। वह 730 ईस्वी में बिना बारिश के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बिना बारिश के, मतलब उसका कोई संतान नहीं होती है। 22 में राजा बनता है और 8 साल बाद वो मर जाता है, उसका कोई संतान नहीं होती है। ये उसकी डेथ के बाद, जब परमेश्वर बर्मन की डेथ के बाद, तो पल्लवों में कहीं ना कहीं अवस्था तो आएगी जब राजा नहीं मिलेगा आने के लिए, कोई सत्ता नहीं संभाल पाएगा, तो बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सरकारें बिखर जाती हैं, सत्ता फैल जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है। सिस्टम जब कोलैप्स करता है, संकट होता है, टूटता है, तो उसमें इस तरह से बाढ़ आती है ना, तो सिस्टम ही तो टूटता है। वो ऐसी कहानी हो जाती है एक राज्य में भी। एक राज्य किस तरह से टूटता है, उसमें भी कोलैप्स होते हैं, सिस्टम ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं बीच की सीरीज टूट जाती है। अब बात करते हैं जब परमेश्वर बर्मन की डेथ हो जाती है 730 ईस्वी में, उसके बाद साम्राज्य के कुछ अधिकारियों और रिश्तेदारों के साथ घरेलू युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी बैठता है। जो नंदी बर्मन द्वितीय है, इसको नंदी वर्मा लिखा है, जो नंदी बर्मन है, ये नंदी बर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठता है। उसने राष्ट्रकूट राजकुमार रीता देवी से विवाह किया था। तो राष्ट्रकूटों की राजकुमारी थी रीता देवी, जिससे शादी की नंदी बर्मन द्वितीय ने। पल्लव राज्य को पुनः स्थापित किया इसने। उसका उत्तराधिकारी दंती बर्मन आया, नंदी के बाद आया दंती बर्मन बना, जिसने 54 वर्ष तक शासन किया। तो ये आपको याद रखना है कि पल्लवों में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा राज्य किसने किया है, कौन राजा रहा है 54 साल तक? दंती बर्मा अब पहले राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा, फिर पांड्य शासक द्वारा पराजित हुआ। पहले तो उसको राष्ट्रकूट ने हराया, फिर पांड्य ने हरा दिया। किसको हराया? दंती बर्मा ने। इसने कितना किया? 54 साल तक शासन किया था। नंदी वर्मा तृतीय आता है, उत्तराधिकारी
नृपतुंग वर्मा था। नंदी जो वर्मा था तृतीय, इसका भी एक उत्तराधिकारी बना, उसका नाम था नृपतुंग वर्मा, जिसके दो भाई अपराजित वर्मा और कंप वर्मा थे। ये इसमें 3-4 नाम आपको याद रखना है। एक तो नरसिंह वर्मा याद रखना है जिसने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था जो कांची में पड़ता है, और दूसरी आपको नंदी वर्मा के बारे में याद रखनी है। मुझे नहीं लग रहा इसका विष्णुगुप्त को इसने हराया था अपने गुप्त राय समुद्रगुप्त ने, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। शिव स्कंद वर्मन ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखनी 4-5 चीजें हैं। अब बात करते हैं चालुक्यों की। कर्नाटक शासक चालुक्यों के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है बादामी के चालुक्य, दूसरे हैं कल्याणी के चालुक्य, तीसरे हैं बेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो जो बादामी के चालुक्य हैं उनका समय है 600 से 8वीं शताब्दी, मतलब आप कह सकते हो 600 से 800 तक, 200 साल तक माना जाता है। बातापी तक, जो बातापी ये कर्नाटक में पड़ती है। फिर कल्याणी के चालुक्य वो 700 से 1200 तक, अब ये 500 साल का खेल है। फिर आते हैं 700 से 1200, ये भी 500 खेल का, ये बेंगी के चालुक्य। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो पुलकेशिन प्रथम है, जो राजा बना है 543 से 566 में। पुलकेशिन प्रथम बादामी चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी बीजापुर में बातापी थी। बीजापुर में पड़ती है बातापी, और बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, बीजापुर किस बहमनी साम्राज्य का हिस्सा रहा है बीजापुर, ये आपको पता होना चाहिए। पुलकेशिन प्रथम कहाँ का राजा है, जिसकी राजधानी बातापी रही है, वो है बीजापुर में बातापी राजा है, और चालुक्य वंश का प्रथम शासक है वो। कीर्ति वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। कीर्ति वर्मा प्रथम 566 से 596 तक आता है। उसका उत्तराधिकारी था। जब उसकी मृत्यु हुई तब राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय बच्चा था। पहले पुलकेशिन प्रथम आया, फिर कीर्ति वर्मा आया, फिर पुलकेशिन द्वितीय आ गया। तो जब वो बच्चा था पुलकेशिन द्वितीय, तो काफी दिन तक वो सिंहासन खाली रहता है। तो उस समय क्या होता है, राजा का जो भाई मंगलेश है, मंगलेश को संरक्षक बना दिया। संरक्षक एक तरह से बॉडीगार्ड बोल सकते हो, कि राजा वही होगा लेकिन बॉडीगार्ड एक आप समझदार आदमी, योग्य आदमी हो सकता है। इसमें क्या होता है, उस भाई राजा बनने के लिए राजकुमार को मानना पड़ेगा। ये संरक्षक होते हैं, संरक्षक अगर अच्छा नहीं है तो खतरा है। तो जो संरक्षक बनाया उसका भाई मंगलेश, उसने राजा बनने के लिए कई बार राजकुमार को मारने के असफल, मतलब वो सफल नहीं हो पाया। डायरेक्ट नहीं मारने की कोशिश की होगी, डायरेक्ट मार तो मार देता, इनडायरेक्ट किसी मरवाना हो गया, इस तरह की कहानी चलती रही होंगी, तो वो असफल हो गया। अंततः राजकुमार उसके मित्रों द्वारा स्वयं की हत्या करवा ली, और राजकुमार और उसके मित्रों की सहायता से वो असफल होने के कारण खुद को मरवा लिया उसने। ये सही काम किया मंगलेश ने। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, क्योंकि हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने ही हराया था, आपको ये पता है। उसके बाद पुलकेशिन ने जब हराने के बाद हर्षवर्धन का दक्षिण भारत में जो राज्य फैलना था वो रुक गया था। हर्षवर्धन फिर उत्तर भारत तक ही सीमित राजा रहा था। चालुक्य सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है कौन, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। उसका शासन का कर्नाटक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। उसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। कौशल और कलिंग पर अधिकार कर लिया था उसने। पुलकेशिन द्वितीय के जो भाई था कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा पूर्वी चालुक्य को बेंगी बोलते हैं, स्थापना की थी। जो पुलकेशिन द्वितीय के जो भाई था विष्णुवर्धन, उसने पूर्वी चालुक्य जिनको बेंगी बोलते हैं, बेंगी की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। 631 ईस्वी तक चालुक्य साम्राज्य का विस्तार होता रहा। इस समुद्र से उस समुद्र हो चुका था, मतलब यहां से वहां तक कहते हैं समुद्र भारत के साउथ इंडिया में 2 तरफ है ना, तो यहां से वहां तक फैलता रहा होगा। कर्नाटक इधर आंध्रा की तरफ चला गया, तो गुजरात के क्षेत्र में, गुजरात में समुद्र पड़ता है। तो इसमें क्या है कि 642 में पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण किया। तो नरसिंह वर्मा जो प्रथम था, नरसिंह वर्मा प्रथम, उसने चालुक्यों की राजधानी बादामी पर आक्रमण किया। बादामी कहां है, बीजापुर में। बीजापुर कहां है, कर्नाटक में। पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया। तो नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। चालुक्यों का उभार एक बार पुनः हुआ, दोबारा से चालुक्य जीत जाएंगे तो दोबारा से उसमें आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, और उनका आप कह सकते हो प्रसिद्ध हो जाएंगे, सत्ता बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। जब विक्रमादित्य प्रथम ने अपने समकालीन पांड्य, पल्लव, चोल और केरल के शासकों को परास्त कर उस क्षेत्र में चालुक्यों की सर्वोच्चता स्थापित की। तो चालुक्यों का जो राजा, जो प्रसिद्ध राजा था वो था विक्रमादित्य प्रथम। उसने पांड्यों को हरा दिया, पल्लव को हरा दिया, चोलों को हरा दिया, इन सबको हरा के उसने चालुक्यों की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया, मतलब हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की बात करते हैं, ये बना 733 से 745। पल्लव साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और पल्लव राजा नंदी वर्मन को हरा दिया। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों के राजा नंदी वर्मन को हराया था, लेकिन पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो ये लड़ाई चालुक्य और पल्लवों में चल रही है अभी। पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, चालुक्यों के हैं पुलकेशिन द्वितीय, इस तरह के विक्रमादित्य, ठीक है, ये चालुक्यों के राजा है। विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीर्ति वर्मा द्वितीय आया, वो 745 में राजा बना। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग द्वारा हरा दिया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने, ये भी क्वेश्चन आया। तो कीर्ति वर्मा को उसने हराया, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश स्थापित कर दिया था। अब बात करते हैं मदुरई के पांडे। मदुरई कहाँ है इसमें, मदुरई तमिलनाडु पड़ता है, और चेन्नई से, जो मद्रास पुराना नाम है, अभी वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, वहां से 140 किलोमीटर के आसपास दूर है मदुरई। दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पांडे वंश भी था। इसका कहां लिखा हुआ है, इसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। तो पांडे वंश के बारे में किसमें लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और मेगस्थनीज के इंडिका में मिलता है।
इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर भारत से वापस जाता है तो जो जीता हुआ क्षेत्र वो सेल्यूकस निकेटर को दे जाता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और वो क्षेत्र वापस ले लिया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कब आया था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, इन जितने भी घूमने वाले आए सबसे पहले मेगास्थनीज आया था भारत में। अब बात करते हैं, इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था नेडुजेलियन। जो मदुरई के पांडे, इनका नेडुजेलियन सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था। मदुरई को राजधानी किसने बनाया था? नेडुजेलियन ने बनाया था। पांडे शासकों ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की थी। तो तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना किसने की थी? पांड्य शासकों ने की थी। और किसने की थी? नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जिसे संगम कहा जाता है। तमिल साहित्य की अकादमी की स्थापना की, जिस संगम कहा गया, किसने की? पांड्य शासकों की, मदुरई में की। उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया, त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों का संरक्षण किया। उनकी शक्ति एक जनजाति कालभ्रम के आक्रमण से घटती गई। मतलब जनजाति कालभ्रम आप कह सकते हो, कालभ्रम चोलों का नाम है दूसरा शायद, चोलों के आक्रमण से घटती गई। 6ठी सदी के अंत में एक बार पुनः पांड्यों का उदय होता है। उनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक दुंदुगन, दुंदुगन पांड्यों का ये शासक है, राजा है, फेमस है, जिसने कालभ्रम को परास्त किया और पांड्यों के गौरव की दोबारा से स्थापना कर दी। अंतिम जो पांड्य राजा था उसको बोलते हैं पराक्रम देवता। अंतिम पांड्य राजा पराक्रम देवता, जो दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में उसफ खान, मोहम्मद बिन तुगलक का वायसराय, मोहम्मद बिन तुगलक का वायसराय था, जिसका नाम था उसफ खान। उसफ खान ने पराक्रम देव को हरा दिया था। पराक्रम देव कौन था? अंतिम पांड्य राजा। चोलों के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं।